डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल बीएड के ACSB 02 पेपर करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन का ब्लॉक 4 करिकुलम एडेप्टेशन पे रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। इस जो हमारा ब्लॉक 4 है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें किस तरह से जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की जाती है, इसके बारे में इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें किस तरह से वो इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत एक ही क्लास में जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं उनके साथ बैठ के क्लासरूम में पढ़ेंगे। तो ये सब इसमें ब्लॉक 4 उसमें है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे आमतौर पर वही पाठ्यक्रम या करिकुलम है उनका जो एक नॉर्मल बच्चा पढ़ता है, दृष्टिवान बच्चों के लिए निर्धारित है। सेम उनका जो सिलेबस होता है या करिकुलम है वो जो नॉर्मल बच्चों का है वही जो VI बच्चे हैं उनके लिए भी रहता है। ऐसे बच्चों को दृष्टि उन्मुख विचारों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता होती है। जो हमारा करिकुलम है उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं या ओमिशन भी कर सकते हैं, लेकिन करिकुलम वही रहेगा। उसमें ही थोड़ा सा हमें चेंज करना है, संशोधन करना है या कोई परिवर्तन करना है। इस प्रक्रिया में स्पेशल शिक्षकों और कक्षा शिक्षकों को दृष्टिबाधित बच्चों को कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करनी होती है। जो इसमें जब भी हम स्पेशल बच्चे का इंक्लूसिव सेटअप में एजुकेशन की बात करते हैं तो जो बच्चा है वो जो उनका करिकुलम है, सिलेबस है, उसको तो वो क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के ही पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनको जो एक्स्ट्रा हमको सपोर्ट देना है या कुछ अलग सिखाना है वो फिर रिसोर्स रूम सेटअप होता है। उसमें जो स्पेशल टीचर है वो उनको वहाँ पे सिखाते हैं और उनके बारे में बताते हैं और किस तरह से उनको वो सिखा के उसमें ट्रेन करेंगे जो उनके सिलेबस से या करिकुलम से रिलेटेड है। और इसके अलावा भी जो ADL एक्टिविटीज़ है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, वो सब भी उनको सिखाएंगे। पाठ्यक्रम में आवश्यक अनुकूलन करना होता है। दृष्टिबाधित बच्चों के संबंध में अनुकूलन का अर्थ नियमित स्कूलों में दृष्टिवान बच्चों के लिए निर्धारित सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना है। जो थोड़ा सा हम जो VI बच्चे हैं उनके आवश्यकता या ज़रूरत के हिसाब से उन बच्चों के अनुकूल हमें बनाना है। यह अनुकूलन प्रक्रिया दृष्टिबाधित बच्चों को दृष्टिवान बच्चों के समान शैक्षिक अनुभव और अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार करके अंतर को कम करने हेतु या फिर यहाँ पे सेतु बनाने का, जो हमें एक पुल की तरह बनाने का जो काम है वो रहता है। अनुकूलन दृष्टिबाधित बच्चों को दृष्टिवान बच्चों के समान जीवन अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। जो भी हम उसमें एडेप्टेशन करेंगे सिलेबस में, करिकुलम में, तो वो हमें ये देखते हुए करना है कि जो एक नॉर्मल बच्चा अपने पूरे लाइफ में किस तरह का एक्सपीरियंस प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, उसी तरह जो VI बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को अनुभव करे, एक्सपीरियंस ले, अपनी पढ़ाई अच्छा से करे या अपना जीवन यापन करना है वो अच्छे तरह से कर सके। जैसे अवधारणाओं को समझना, कौशल हासिल करना। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें कंसेप्ट बनाना या कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो किस तरह से वो अपना क्लियर करेंगे, या कोई स्किल डेवलप करना है तो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल चाइल्ड में करते हैं उसी तरह VI चाइल्ड में भी करना है। अनुकूलन वर्तमान सेटअप को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे तरीके, शिक्षण और सामग्री व्यवस्था के
माध्यम से प्राप्त संसाधनों का उपयोग दृष्टिबाधित बच्चों को कुछ उत्कृष्ट तरीकों से पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे हमें जो वर्तमान हमारा सेटअप है या जो करिकुलम है उसमें हमें बिल्कुल ही नहीं बदल देना है, बल्कि उसमें थोड़ा सा हमें संशोधन करना है या परिवर्तन करना है कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनके अनुकूल हो सके, और उनको उस तरह से हम जो अपना टीचिंग स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे वीआई बच्चा है तो उसको हम बोल के ज़्यादा या स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चाइल्ड है वहाँ पे हम पिक्चर भी इस्तेमाल करते हैं, विजुअल भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको कहानी सुन रहे हैं उसके साथ वो पिक्चर भी देख रहे हैं, तो पिक्चर में भी वो चीज़ किया हुआ है जो हम कहानी में बता रहे हैं, तो उनको ईजिली पिक्चर के द्वारा भी कई बार हम जो बता रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन पिक्चर देखे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वीआई बच्चे हैं तो उनके साथ हमें बोल के बताना है, साथ में पिक्चर का इस्तेमाल अगर लो विजन बच्चा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर टोटली ब्लाइंड बच्चा है तो नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम फिर जो टेक्टाइल मैप है या टेक्टाइल मॉडल है उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस जो इकाई है उसका उद्देश्य है, इस इकाई के अध्ययन के माध्यम से आपको सिलेबस का मतलब पता चलेगा कि सिलेबस क्या होता है, या करिकुलम, पाठ्यक्रम में सही या अच्छे पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर कोर्स वर्क का वर्णन करने में सक्षम तो हो पाएंगे। फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता को समझना और आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर कोई वीआई बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उस टाइम उनके बच्चे के हिसाब से या उनकी आवश्यकता के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से जो पाठ्यक्रम में हमें अनुकूलन करना है वो किस तरह से करेंगे। अगर कोई टीएलएम मौजूद नहीं है तो हम अपने तरफ से कैसे टीएलएम बना सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए, और क्या जो चीज़ें उपलब्ध है उसके अलावा और क्या चीज़ हम कर सकते हैं वो भी आपको क्लियर होगा, आप समझ सकते हो। एकीकृत विद्यालय में विद्यालय के पाठ्यक्रम को समझना, जो हमारा करिकुलम है विद्यालयों में वो किस तरह का है, कैसा होता है, तो उसकी भी समझ आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम अवधारणा। पाठ्यक्रम से क्या मतलब है, या उस पाठ्यक्रम जब शब्द आता है या करिकुलम, उससे आप क्या समझते हो। माध्यमिक शिक्षा समिति 1953 के अनुसार पाठ्यक्रम में न केवल पारंपरिक रूप से स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शैक्षणिक विषय है, बल्कि स्कूल, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला या खेल के मैदान में छात्र और शिक्षक के बीच कई अनौपचारिक गतिविधियों और बातचीत के माध्यम से छात्र द्वारा अर्जित अनुभवों का कुल योग है। ये जो डिफिनेशन दिया हुआ है वो माध्यमिक शिक्षा समिति 1953 में दिया गया है। इसके अनुसार जो हमारे करिकुलम है या पाठ्यक्रम है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वही हमारा करिकुलम है। जितना हमारे बुक में दिया हुआ है क्लास वाइज उतना ही हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है। इसमें आपका जो आप लेबोरेटरी में करते हो, लाइब्रेरी में करते हो, प्लेग्राउंड में करते हो, गेम खेलते समय करते हो, या कुछ प्रयोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये सारा ही हमारा करिकुलम में आ जाता है। सभी करिकुलम के रूप भाग के तौर पे हैं, और इसमें जो भी गतिविधियां हम करते हैं उसके करते हुए जो भी हम हमारे टीचर या स्टूडेंट के बीच जो बातचीत होती है या जो सहपाठी के साथ बातचीत होती है, तो उस टाइम जो हमें अनुभव प्राप्त होता है या चीज़ों को करते हुए कैसे किया जाता है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार अगर 10 बच्चे एक साथ मिल के कर रहे हैं तो हो सकता है 1-2 बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कैसे करेंगे, लेकिन वो अपने क्लासमेट को या साथ में एक साथ कर रहे हैं तो ग्रुप में अपने सहपाठी से, दोस्त से पूछ लिया कि ये कैसे करोगे, वो बताया तो उसको क्लियर हो गया। तो ये भी एक तरह से हम वहाँ पे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या वो बच्चा ले रहा है। तो जो औपचारिक अनौपचारिक जो भी आप सीखते हो, अनुभव लेते हो, वो सारे ही हमारे करिकुलम पाठ्यक्रम में आता है। फिर दूसरा एक डेविड प्रेट 1980 के अनुसार पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण मुद्दों का एक संगठित सेट है। मतलब एक
इसमें जो भी औपचारिक रूप से जो हमें शिक्षा दी जाएगी या हमें ट्रेंड किया जाएगा किसी एक पार्टिकुलर मुद्दे पे, तो उसे हम करिकुलम या पाठ्यक्रम के रूप में कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पाठ्यक्रम पैरामीटर। पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री के अलावा और भी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। जब तक सामग्री छात्रों के कुल अनुभवों का हिस्सा न हो तब तक यह पूरा नहीं हो जाता, यह पाठ्यक्रम नहीं बन सकता। तो इसमें जो किताबी ज्ञान के अलावा जो भी प्रैक्टिकल रूप में जो किया जाता है उसको भी इसमें और विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम वो है जो जीवन के मार्ग का मार्गदर्शन करता है, एक शाकीय कार्य है। पाठ्यक्रम एक विशेष प्रकार की सीखने की पद्धति है जिसे समुदाय और राष्ट्र के जीवन में प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए छात्रों के हितों और ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया है। मतलब पाठ्यक्रम या करिकुलम आप क्लास वाइज देखोगे, 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का, इस तरह से 10th का अलग है, 11 12 का अलग है। तो जो भी करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो बच्चा उससे पढ़े, ज्ञान प्राप्त करे, तो वो अपने जीवन में और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ के अच्छा काम करे, अपना योगदान दे, ताकि हमारे समाज का, हमारे देश का और डेवलपमेंट हो, विकास हो। इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम कार्य। समुदाय और राष्ट्र की अच्छी और बुरी विभिन्न शक्तियों और अनंत प्रेरणाओं पर विचार करना। जैसे अगर हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी या स्टोरी बुक भी पढ़ते हैं बहुत बड़े बड़े राइटर का, तो उसमें जो हमारे हिस्ट्री में हो रखा है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है और अभी के वर्तमान के बारे में भी वर्णन किया हुआ है। तो जो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है, अच्छी घटनाएं भी हुई है, अगर कोई गलती हुई है तो उसको किस तरह से आज के युग में या हम अपने जीवन में ये करेंगे कि वो गलती दोबारा ना हो, किस तरह से उससे हम अपना जो स्टोरी पढ़ रहे हैं या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उस पर अपना विचार स्पष्ट होना, या फिर हमारी जो तार्किक शक्ति है वो बढ़ेगी और उससे हम उस कहानियों से या स्टोरी से हम प्रेरणा भी ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को समुदाय में रहने के लिए अपने जीवन में समस्याओं से निपटने की समझ विकसित करने में मदद करती है। जो हमारा शिक्षा है या हम शिक्षण ग्रहण करते हैं वो हमारे आसपास या हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन में जो भी कठिनाई आती है या कोई दिक्कत होती है तो उसको हम किस तरह से निपटे, किस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं, ये स्किल भी हमें डेवलप्ड होता है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिया जाता है, जिसमें अनुभव शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से छात्र आत्म अनुभव प्राप्त करते हैं और साथ ही एक अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना सीखते हैं और योगदान देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उसका आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुद को महसूस कर रहे हो कि किस तरह से चीज़ें हो रही है, तो उससे हमें और अच्छे तरह से करना सीखते हैं हम और अपना विकास भी करते हैं और अब साथ में अपने देश और समाज का भी विकास करते हैं और निर्माण में योगदान देते हैं। फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन आवश्यकता है। जो हमारे VI बच्चे हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम अनुकूलन है, करिकुलम एडेप्टेशन है, उसकी ज़रूरत क्यों है, क्या उसकी आवश्यकता है। समाज और स्कूलों में पाठ्यक्रम की सीमाएं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। पहला है अवसर और दूसरा है अनुभव। अवसर देना, किसी बच्चे को अवसर देना और फिर उसको उस जो अवसर उनको मिला है उस अवसर के दौरान जो भी वो सीख रहे हैं उसको एक्सपीरियंस करना। लेकिन केवल अवसर देने से अनुभव नहीं मिलते हैं। बच्चों की अपनी और दुनिया के बारे में समझ तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उन्हें अनुभव ना हो। अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में दृष्टिवान बच्चों को दृष्टिबाधित बच्चों की तुलना में आसानी से अधिक लाभ मिलता है। अगर हमें समान अवसर देना है, एक नॉर्मल बच्चे हैं और एक VI बच्चे हैं, तो दोनों को हमें समान अवसर प्रदान करना है कि वो एक ही क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सके।
तो ये हमने इंक्लूसिव सेटअप या हमारी सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो अवसर बच्चों को मिल रहा है। फिर उसके बाद अवसर मिल रहा है तो क्लासरूम में या स्कूल में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी अवसर दिया जा रहा है बच्चे को उसके उनके अनुकूल में उनका जो करिकुलम है या पढ़ाने की जो टीचिंग स्ट्रेटजी है या जो भी हम TLM इस्तेमाल कर रहे हैं या टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं उसमें भी बच्चे की आवश्यकता को देखते हुए हमें थोड़ा सा चेंज करना है या उनको उस तरह से पढ़ाना है कि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर सके। अगर हम जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको हम एप्पल बता रहे हैं या सेब बता रहे हैं तो हम लाइव एप्पल दे रहे हैं या पिक्चर में दिखा रहे हैं अगर हमें लाइव पता नहीं है तो। लेकिन अगर VI बच्चा है उसको हम सिर्फ बोल के बता रहे हैं एप्पल, उसे हम छू के देखने के लिए नहीं दे रहे हैं तो उनको वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि सेब कैसा होता है या किस तरह का होगा, उसका शेप साइज़ कैसा होगा। वहीं पे अगर हम उनको मॉडल के रूप में अगर या फिर जो सच का एप्पल है वही दे दे तो वो टच करके बता सकते हैं कि ये इस तरह का है, इसका आकार ऐसा होता है, इसको हम सेब बोलेंगे या एप्पल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इससे उनका जो एक्सपीरियंस है कि जो शब्द बोला जा रहा है वो दिखने में या उसको महसूस करने में किस तरह का है, तो उनका जो एप्पल का जो कंसेप्ट है या अवधारणा है कि इस तरह का सेब होगा या ऐसा होता है तो वो क्लियर हो जाएगा। केवल दृष्टि से जानकारी का आदान प्रदान करके दृष्टिवान बच्चे स्वाभाविक रूप से पूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा उत्तम नहीं होती। वे जानकारी के एक टुकड़े के रूप में अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोनों समूह के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। दृष्टिबाधित बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने वाले होते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में अनुकूलन की आवश्यकता होती है, जबकि दृष्टिबाधित बच्चे मध्यस्थता से सीखते हैं। जैसे अभी मैंने एप्पल का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हम सिर्फ बोल के या फिर जो नॉर्मल क्लासरूम में चार्ट दिखा देते हैं तो उस तरह से अगर हमने सिर्फ बोल दिया या दिखा दिया तो वहाँ पे अगर नॉर्मल बच्चे और VI बच्चे दोनों साथ में बैठे हैं तो यहाँ पे जो VI बच्चा वो सिर्फ सुना और जो देख सकते हैं समान बच्चे उन्होंने देखा भी और सुना भी, तो उनको एक बार में ही क्लियर हो गया कि एप्पल ऐसा दिखता है। लेकिन अगर VI बच्चे हैं तो उनको देख नहीं पा रहे हैं तो उनका वो क्लियर नहीं हुआ, वो उन्होंने सिर्फ सुना उसके बारे में। अगर वहाँ पे हमने वो उनको दिया है, वो टच करके उसको फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अच्छी तरह से अपने हाथों में, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा कि ये वस्तु जो भी हम उनको बता रहे हैं क्लासरूम में वो इस तरह का होता है या ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाएं। एकीकृत शिक्षा में कक्षा प्रबंधन के लिए संसाधन शिक्षक और नियमित कक्षा निर्देश से पहले या बाद में दृष्टिबाधित बच्चों को स्वतंत्र रूप से आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करता है। कक्षा शिक्षक को उनके द्वारा आयोजित गतिविधियों के बारे में सूचित करके सहायता करती है। ऐसी गतिविधियां जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए लाभदायक और उपयुक्त हैं। इस प्रकार के दृष्टिबाधित बच्चों को दोनों शिक्षकों की सेवा से लाभ मिलता है। दोनों शिक्षकों के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए दो क्षेत्र अलग अलग किए जा सकते हैं। जैसे अगर बच्चा नॉर्मल क्लास में पढ़ रहा है, फिर जो रिसोर्स रूम है वहाँ पे जो रिसोर्स टीचर है उनके साथ बैठ के कर रहा है, तो वहाँ पे वो बच्चा ब्रेल पढ़ रहा है, ब्रेल सीख रहा है। टेक्टाइल मैप को हम किस तरह से बच्चा छू के उसके बारे में पता कर सकता है, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है वो सीख रहा है और अपना नॉर्मल क्लास भी सीख रहा है। तो यहाँ पे जो रिसोर्स टीचर है वो या और जो कक्षा शिक्षक है वो, उन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप आज क्लासरूम में क्या पढ़ाओगे या क्या टॉपिक है वो दोनों को पता होना चाहिए। हो सकता है कि कई बार जो रिसोर्स टीचर है उनको उसके बारे में थोड़ा सा रिसोर्स रूम में बता दे, फिर वो अगर क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पे उनके आज उसी टॉपिक पे डिस्कस होने वाली है तो बच्चे को दिक्कत नहीं होती और वो उस टॉपिक के बारे में और अच्छा इन्फॉर्मेशन लेते हैं।
या फिर क्लासरूम में जो शिक्षक है वो बता सकते हैं आज हमने ये टॉपिक करवाया है, तो रिसोर्स रूम में जो रिसोर्स टीचर है वो भी उनको उसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई मैप है, लेवलिंग है, तो इस तरह से वहाँ पे उनको उस टॉपिक से रिलेटेड बता सकते हैं। तो बच्चे का जो कंसेप्ट है या अवधारणा है तो वो क्लियर हो जाएगा और वो उनको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे जो रिसोर्स टीचर है और जो क्लास टीचर है उन दोनों में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अगर स्पेशल चाइल्ड उनके क्लास में है तो। जैसे जो पहला है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आवश्यक कौशल सीखने का कार्य संसाधन शिक्षक द्वारा किया जाता है। जो आवश्यक कौशल है वो रिसोर्स टीचर के द्वारा सिखाया जाता है। और दूसरा, कक्षा की सामग्री नियमित कक्षा और शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाती है। और जो जनरल में जो पढ़ाया जा रहा है नॉर्मल बच्चों के साथ, वो जो है क्लासरूम में बच्चा पढ़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है और क्या टॉपिक चल रहा है और बच्चा को कहाँ पे दिक्कत हो रही है वो भी एक दूसरे से बात करके डिस्कस करके और उन बच्चे को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो भी एक दूसरे को पता होना चाहिए, ताकि अगर बच्चे का जो कंसेप्ट है या जो लेसन से रिलेटेड उनको दिक्कत हो रही है वो दूर की जा सके। एकीकृत शिक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाएं संसाधन शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। कभी कभी दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है या बच्चे को कहीं दिक्कत हो रही है तो जो रिसोर्स टीचर है वो उनको अकेले में या एक ही टॉपिक के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी वो अपना ले सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। इस प्रकार की सहायता या शिक्षा को प्रत्यक्ष सेवा कहा जाता है। जब दृष्टिवान बच्चे निजी शिक्षक के सहयोग से उसी नियमित कक्षा में कार्य करने में मदद करते हैं, यह सहायता संसाधन शिक्षक द्वारा प्रदान की जाती है, इसे अप्रत्यक्ष सेवा कहा जाता है। अगर वहाँ पे रिसोर्स टीचर ने पहले से ही जो क्लास टीचर है उनको बता रखा है या कुछ ऐसा मॉडल या ये बता रखा है कि आप इस तरह से उस चीज़ को क्लासरूम में जो वीआई बच्चा उनको कराना या बताना, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जो वहाँ पे रिसोर्स टीचर सामने नहीं है लेकिन पीछे से जो उनको बताना है या उनके बच्चे को देना है वो उन्होंने क्लास टीचर को बता रखा है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से वो सेवा दे रही है और एक डायरेक्ट सेवा दे रही है, तो उसे हम प्रत्यक्ष सेवाएं देना कहेंगे। दृष्टिबाधित बच्चों में उपयुक्त कौशल की समझ उन्हें शैक्षणिक मामलों और सामाजिक एकीकरण की मुख्य धारा में शामिल होने में सक्षम बनाती है। अक्सर दृष्टिबाधित बच्चों को बहुत सरल लगने वाली चीज़ें भी क्रम में सिखानी पड़ती है। जैसे हमने पिछले क्लास में चाय बनाने का जो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था, तो ये चाय बनाने की जो प्रक्रिया है तो वो हम अगर नॉर्मल बच्चे को बताते हैं तो फटाफट बता देते हैं या इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते हैं। लेकिन अगर वीआई बच्चे को बता रहे हैं तो एक छोटी से छोटी चीज़ है या स्टेप है या रखना है, उठाना है, वो चीज़ें भी हमें एकदम क्लियर से और धीरे धीरे इंस्ट्रक्ट करके और स्टेप बाय स्टेप बताना है और सिखाना है। इसलिए दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा की शुरुआत में थोड़ा अधिक समय लगता है। जब भी हम कोई चीज़ अगर वीआई बच्चे को सिखाते हैं तो स्टार्टिंग में या फिर जो नॉर्मल चाइल्ड है उनसे उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें धैर्य रखना है, हाइपर नहीं होना कि हम इतनी बार बता दिए हैं, समझ नहीं आ रहा है या सीख नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं करना है। उनको थोड़ा टाइम लगेगा और हमें भी थोड़ा सा धैर्य रखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, पढ़ने का कौशल किसी भी छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दृष्टिवान बच्चे पन्ने पलटकर अक्षर, शब्द या वाक्य रचना आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल का व्यवस्थित ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुक रीडिंग करना है या लिखना है या सीखना है तो उसे हमें ABCD का या फिर हिंदी का जो वर्णमाला है तो उसमें हम जो नॉर्मल बच्चे हैं
वो तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो यहाँ पे हमें जो वीआई बच्चे हैं उनको हमें ब्रेल में सिखाना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ब्रेल लिपि के द्वारा उनको लिखने का सिखाना, पढ़ने का सिखाना में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और बच्चे को हम जब स्टार्टिंग में धीरे धीरे उनका हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेल लिपि सिखाना शुरू करते हैं। जैसे ब्रेल बिंदुओं पर उंगलियों का उचित स्थान, उनके ऊपर हाथ की गति, अगर हम ब्रेल बुक्स पे अपने फिंगर या दोनों हैंड का उपयोग कर रहे हैं तो किस तरह से हम उपयोग करेंगे, और दोनों हाथों की स्थिति की समझ। ब्रेल शिक्षा से पहले कुछ आवश्यक कौशल जैसे ब्रेल पुस्तक को संभालना, जो हमारा छूने का किस तरह से हमें टच करना है, ज़ोर से नहीं दबाना है, हल्के से टच करना है, क्योंकि ब्रेल उभरा हुआ होता है। अगर हम ज़ोर से प्रेस कर देंगे तो वो जो लिखा हुआ है वो सारा दब जाएगा, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। तो किस तरह से हमें उसको लिखना है या टच करना है, क्योंकि ब्रेल लिखने के टाइम हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं और पढ़ने के टाइम हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो वो भी उनको बताना है। तो इसलिए जो ब्रेल लिपि पढ़ना लिखना सिखाना है, और फिर ब्रेल बुक को किस तरह से हमें संभालना है, ज़ोर से नहीं दबाना, ये सब चीज़ें, डॉट्स कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो वीआई बच्चे उनको सिखाना है। फिर किताब के पन्ने कैसे पलटे, इसे प्रस्तुत करते समय सामग्री में अंतर को पहचाना बहुत महत्वपूर्ण है। उचित पठन कौशल विकसित होने तक संसाधन शिक्षकों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। इस प्रकार दृष्टिबाधित बच्चों को सीधी सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे जो स्पेशल चाइल्ड है वो अपने स्किल्स सीख लेते हैं और अच्छा प्रगति करना शुरू कर देते हैं, तो संसाधन शिक्षक सेवाओं को कम करने लगते हैं। अगर बच्चा अच्छे से सीख लिया है तो वहाँ पे जो रिसोर्स रूम में उनका जाना या फिर रिसोर्स टीचर जो भी सिखा रहे हैं या जो भी सेवाएं सर्विस दे रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दृष्टिबाधित बच्चों को नियमित कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए। एक नियमित कक्षा शिक्षक का व्यवहार भी समान बच्चों के व्यवहार जैसा ही होना चाहिए। जो नॉर्मल क्लासरूम टीचर है उनको पार्शलिटी या फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कई बार अगर उन्हें जानकारी नहीं होती तो बोल भी देते हैं, तो इस तरह से हमें निगेटिव बातों से या निगेटिव जो हम वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। जब भी आप कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो जैसे आप नॉर्मल बच्चे को करते हैं उसी तरह से जो स्पेशल बच्चा है उनके साथ भी वैसा ही हमें व्यवहार रखना है। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा में उचित सहायता सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट हमारा प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष सेवाएं। जो प्राइमरी लेवल पर हम किस तरह से जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो दी जाती है और इसमें क्या क्या आएगा। सभी प्लस करिकुलम गतिविधियां शिक्षण संबंधी मामले प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। दृष्टिबाधित बच्चा आवश्यक कौशल सीखने वाले संसाधन शिक्षक के साथ अधिक समय बिताते हैं। इस समय दृष्टिबाधित बच्चों को नियमित कक्षा में बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे समय में नियमित कक्षा शिक्षक यह मान लेते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए शिक्षा देने का जो कार्य है या जिम्मेदारी है वो जो रिसोर्स टीचर है उनका ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्टेज पर हम बच्चे को ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखाते हैं, ब्रेल लर्निंग लीडिंग सिखाते हैं, टचिंग एक्सपीरियंस सिखाते हैं अलग अलग चीज़ों का। तो कई सारा हमें स्किल्स डेवलप करना होता है वीआई बच्चों में, इसलिए वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रिसोर्स रूम में ही अपना समय बिताते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वीआई बच्चे को जो शिक्षा देने का या पढ़ाने का जो काम है वो पूरे तरह से रिसोर्स टीचर का है, ऐसा नहीं होता है। उनको पढ़ना नॉर्मल क्लास में ही है, लेकिन जो उनके लिए आगे चल के जो स्किल्स है वो सिखाना जो रिसोर्स टीचर सिखा रहे हैं, इसलिए जो प्राइमरी लेवल पे है वो रिसोर्स रूम में बच्चा ज़्यादा जाता है या टीचर वहाँ पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करता है। इस धारणा को सही करना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे द्वारा आवश्यक कौशल सीखने के बाद संसाधक
शिक्षक को नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की जिम्मेदारी का समय बढ़ाना चाहिए। जब अगर बच्चा जो स्किल सीख रहा है, डेवलप्ड हो गया है उनका, तो उसके बाद जो वीआई बच्चा है वो नॉर्मल क्लास में ही अपना जो आगे का पढ़ाई है या उनका जो सीटिंग है वो आगे के क्लासों में ही रहेगा। जो प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक सेवा इस प्रकार है। जैसे पहला है आपका ब्रेल पठन का परिचय, ब्रेल को हमें कैसे पढ़ना है। फिर ब्रेल लेखन, ब्रेल किस तरह से लिखेंगे, ब्रेल लिखने में किस किस चीज़ों का उपयोग होता है, ब्रेल पेपर, ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, तो उसको हम किस तरह से हमको उसका हैंडल करना है, किस तरह से हम डॉट्स बनाएंगे। फिर इसमें आपका मुलायम कठोर या फिर लंबा छोटा, पतला मोटा, खुरदरा रेशमी आदि अवधारणाओं को सिखाते हुए स्पर्श शक्ति को विकसित करना। अगर वो कोई भी चीज़ को, वस्तु को ले रहे हैं या टच कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा सख्त है, जैसे आप टच करके बता रहे हो कि ये वुडन है या फिर यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, तो यहाँ पे पेंट किया हुआ, तो हम टच करके उसका टच करके फील करेंगे कि कैसा उसका फील है, एक्सपीरियंस किस तरह का है। तो वो जो वीआई बच्चा वो या कपड़ों का, तो हर चीज़ का टेक्सचर अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमको जो स्पर्श शक्ति है वो वीआई बच्चों में विकसित करना है, तो और अच्छे से डेवलप्ड हो ऐसा उनको ट्रेनिंग देना है। श्रवण अनुभव के माध्यम से घटनाओं का पुनर्निर्माण करके शिक्षण, श्रवण इंद्रियों का विकास करना, सुनने की शक्ति या श्रवण इंद्रिया है उसे इतने अच्छे तरह से डेवलप करना है, तो उसको और अच्छे से बेहतर बनाना है। दैनिक जीवन की गतिविधियों की समझ विकसित करना, जो डेली लिविंग स्किल्स है, इसमें सारा ही चीज़ आ जाएगा जो हमने पिछले कई टॉपिक में भी डिस्कस किया है, जैसे टॉयलेटिंग है, बाथिंग है, ब्रशिंग है, ये सारा इसमें भी आएगा। वॉशिंग है, अपना खुद का ध्यान रखना है, ग्रूमिंग है, तो ये सारा इसमें आएगा आपका। फिर ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, किस तरह से बच्चा लॉन्ग केन का इस्तेमाल करेगा या फिर ट्रेलिंग का इस्तेमाल करके बच्चे को कहीं जाना है, तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस भी होती है, उसका भी किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि उन्हें इंडिपेंडेंटली किसी के सहारे के बिना वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके। फिर गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाना और ट्रेल बोर्ड और अवेकस का उपयोग करना। मैथ्स के लिए अवेकस, ट्रेलर फ्रेम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे तो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बच्चे को बताना, उसके बारे में ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो हमारा एक तरफ है जो होल बना हुआ है उसमें थ्रेड को घुसाना है फिर निकालना, तो इससे जो बच्चे का ग्रिपिंग है, फिंगर ग्रिप, वो अच्छा होता है। फिर आप अलग अलग यहाँ पे टेक्सचर का देख रहे हो कि उसको फील एंड टच सेंसरी स्टिक, तो इस पर सारे स्टिकों पे हमने अलग अलग तरह का टेक्सचर का उस पर चिपकाया हुआ है, उससे वो टच करेंगे, फील करेंगे कि ये इस तरह का कॉटन का है, मुलायम है, खुरदरा है, सख्त है, तो इस तरह से उनको पता चलेगा। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि अगर टूथ ब्रश के बारे में हमें बताना है तो वहाँ पे हम टूथ ब्रश है वो वहाँ पे रख देंगे, या फिर ब्रेल में लिखा हुआ है, तो हर एक चीज़ के बारे में इस तरह से हमें बनाना ज़्यादा पड़ सकता है, लेकिन एक एक चीज़ के बारे में हम बच्चे को जानकारी दे सकते हैं। बुक की तरह बना सकते हैं या फ्लैश कार्ड की तरह बना सकते हैं। हर एक चीज़ का छोटा छोटा मॉडल रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक का हो सकता है या वुडन मॉडल हो सकता है। फिर है आपका यहाँ पे काउंटिंग का, या ये भी वुडन का ही बना हुआ है, तो क्लॉक का है, तो इसे टाइमिंग का या फिर काउंटिंग का भी हम बच्चे को बता सकते हैं। फिर आपका इसमें है अगर कंप्यूटर पे बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो किस तरह से कंप्यूटर हैंडल करेगा, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का ट्रेनिंग, ट्रेलर फ्रेम का, या फिर अगर खाली समय है तो बच्चा अपना टाइम पास करने के लिए, जैसे आप और हम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो उस तरह से जो वीआई बच्चा है वो चेस खेल सकता है, गाने सुन सकता है, तो उसमें जो भी स्किल्स हमें डेवलप करना है वो किस तरह से करेंगे। ऑलमोस्ट जो ये सब स्किल्स है वो हमें प्राइमरी लेवल पे हम
ज़्यादातर बच्चों में डेवलप्ड किया जाता है और हो सकता है। और प्राइमरी लेवल पे बच्चे और अच्छे से जल्दी सीखते हैं और उनका जो सीखने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत ही अच्छी होती है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः